आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए एपिसोड हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं चौधरी अकबर कासमी साहब से। चौधरी अकबर कासमी साहब शाहजी विरासत मंच है, वो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं और राजस्थान प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के और साउथ के जहाँ जहाँ भी मतलब मुसलमानों के जो कार्यक्रम होते हैं या दूसरे समाजों के कार्यक्रम होते हैं या किसी एनजीओ के होते हैं तो वहाँ ये शिरकत करते रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो देश के हालात हो रहे हैं और देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है उस माहौल को कैसे क्रैश किया जाए और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक निभा रही हैं और अगर वो नहीं निभा रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो चौधरी अकबर कासमी साहब से वर्तमान हालात के बारे में हम जानना चाहेंगे। इसमें जो राजनीतिक दलों की बारे में आप वो जिम्मेदारी लोग निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, तो इस वक्त भारत में राजनीतिक दलों का जो विपक्ष है वो जिम्मेदारी निभाने के अंदर कामयाब नहीं है और उनकी कोई नीति नहीं है, कोई हिकमत अमली तैयार नहीं है और इसी वजह से मुल्क में सांप्रदायिकता की बात होती है। आप याद रखें कि अगर राजनीति में सामाजिक शक्ति लुप्त हो जाती है तो फिर एक किस्म के लोग आते हैं और वो एक मुद्दे पे आगे बढ़ जाते हैं और जिस तरह के लोग सांप्रदायिकता पे इस वक्त आगे बढ़े हैं उनका लाभ होता है इस तरह की बात करने से। तो हैरत की बात यह है कि विपक्षी दलों की जो सोच है वो इस कदर कमज़ोर पड़ चुकी है कि मोहब्बत का पैगाम नफ़रत के पैगाम से हमेशा बड़ा होता है। हम महागठबंधन की बात कर सकते हैं, महागठबंधन बना सकते हैं और पूरे मुल्क की 36 बिरादरी, बहुत समझदार लोग हैं सब, हिंदू मुसलमान, अगर इनकी बातों पर चलते तो अब तक तो देश में पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो विपक्षी दलों की भूमिका अच्छी नहीं है और साथ में मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँगा कि अल्पसंख्यकों की जहाँ तक बात है तो अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि इनकी राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक विचारधारा है ही नहीं इनके पास। और जिस कौम के पास उसकी राजनीतिक विचारधारा ना हो, सामाजिक विचारधारा ना हो और अधूरे लोग उसके अंदर और फर्जी लोगों की उसमें भरमार हो जाए तो उस कौम का मामला कमज़ोर पड़ता है। और मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह से, वैचारिक रूप से कमज़ोरी की वजह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है। सांप्रदायिकता पानी के बुलबुले की मानिंद है जो इस देश में ना चली है, ना चल सकती है और ना चल पाएगी। आपके हिसाब से माइनॉरिटी में खास करके मुसलमानों को ऐसा क्या करना चाहिए कि सांप्रदायिक माहौल है इसको क्रैश किया जा सके? मुसलमानों को कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को, मुसलमान का मतलब होता है जो कुदरत के आदेशों को मानता है और कुदरत के आदेशों में जो सबसे मुख्य किताब है वो कुरान शरीफ है और सबसे मुख्य पैगाम वो सीरत पाक का पैगाम है। मुसलमानों को सबसे पहले इस मुल्क में कुरान शरीफ का परिचय कराना चाहिए कि कुरान शरीफ पैगाम अमन व मोहब्बत है और कुरान शरीफ रब का एक पैगाम है और सीरत पाक का, हमारे नबी का सही परिचय कराना चाहिए। और हमारे मजहबी लोग भी ये परिचय नहीं करा रहे हैं, वो इस्लाम के बारे में वो तकरीरें कर रहे हैं कि जिन तकरीरों से कोई ख़ास पैगाम नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से मुसलमानों की तो बहुत बड़ी मजहबी जिम्मेदारी है, कौमी एकता की भी, तामीर इंसानियत की भी, क्योंकि इस्लाम के अंदर इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। और मुसलमानों की बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने उन चीज़ों को दीन समझ लिया जो चीज़ दीन के अंदर बहुत बड़ा मकाम नहीं रखती और इंसानियत और इंसाफ और ख़िदमत जो बहुत आला मकाम रखती हैं उनको मुसलमानों ने दुनियादारी का पहलू समझ लिया। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन यनफ़उन नास, तुम में बेहतर लोग वो होते हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। और हमारे भारत के मुसलमानों ने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को नफ़ा पहुँचाना बंद कर दिया। हमदर्दी, मोहब्बत
और जो एक सोच का बड़प्पन है, तो उसकी वजह से उन लोगों को भी लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं। मेरा इस मामले में यही अर्ज़ है कि मुसलमान कुरान शरीफ का और हदीस शरीफ के पैगाम को आम करें और उसके सही प्रतीक खुद बनने की कोशिश करें। नहीं, राजस्थान में अगले साल 2023 में चुनाव हैं और वर्तमान में जो हालात हैं आपके सामने हैं, और ख़ासकर से अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में भी वो जगह नहीं मिली है माइनॉरिटी को जो हमेशा कांग्रेस की सरकार में मिलती आ रही है, और जो बोर्डों का गठन किया गया उसमें भी कार्यकर्ताओं को इतनी अहमियत नहीं दी गई और विधायकों को ही अहमियत दी गई। तो अगले साल जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, उनके मामले में आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्या करना? देखिए, इस मामले में ये एक सोचने का एक नज़रिया होता है। लोग सोचते हैं कि इसमें सरकार की कमी है, लोग सोचते हैं कि इसमें पार्टी की कमी है, और लोग सोचते हैं इसमें मुख्यमंत्री की कमी है। और जो राजनीतिक अनुभव है वो ये है कि कोई समाज अगर बिखरा हुआ है, वो मुसलमान हो या दूसरा समाज हो, और उसकी शक्ति एकजुट नहीं है और उसकी कोई अपनी नीति नहीं है, तो उसको उसके साथ अपेक्षा होती है और उसके राजनीतिक अधिकार उसको नहीं मिलते हैं। मुसलमानों का सामूहिक रूप से कोई मुतालबा नहीं है और निजी तौर पे लोग मुतालबा करते हैं, उनको कोई भी पार्टी महत्व नहीं देती है। वही मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। मुसलमान अगर मुल्क में अपने राजनीतिक अधिकारों की बात करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो एकजुटता लानी होगी और सही मुद्दों पे सबको एकजुट आना पड़ेगा। फिर देखें, राजस्थान में से एमआईएम का जो चर्चा है, और असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम चीफ आके भी 2-3 बार चले गए हैं, क्या आपको लगता है कि एमआईएम से किसी किस्म का कांग्रेस को कोई खतरा है या एमआईएम कोई सीटें जीत पाएगी? नहीं, एमआईएम से कोई ख़तरा कांग्रेस को नहीं है। उसकी वजह यह है कि एमआईएम की जो विचारधारा है वो बड़ी विचारधारा नहीं है, और मुल्क का जो ये मुसलमान है, ये आप जब तारीख़ आज़ादी पढ़ेंगे तो इसके खून के अंदर कौमी एकता शामिल है, और कौमी एकता इस्लाम का ही पैगाम है। तो एमआईएम की सोच और उसकी विचारधारा बड़ी विचारधारा नहीं है, इसलिए मुसलमान उससे ज़्यादा नहीं जुड़ पाएगा और उससे कांग्रेस पार्टी को कोई ख़तरा महसूस नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जो करीब 50 साल तक कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रहे बड़े नेता हैं देश के, वो 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं। क्या वजह रही ऐसी कि कांग्रेस के इतने बड़े मुस्लिम नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या कांग्रेस इस बारे में कांग्रेस को कुछ करना चाहिए, या कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की ऐसी कोई अहमियत नहीं रही कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं? ये कांग्रेस की बदनसीबी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे अजीमुशान लीडर को कांग्रेस पार्टी बाहर जाने देती है, और राहुल गांधी जी के साथ में जो लोग हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस के हितैषी लोग नहीं हैं। वो सब अपने मकसदों के तहत पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुत छोटी सोच के लोग हैं। ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है, और लोग ये ना समझें, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का पार्टी छोड़ने का एक मतलब ये होता है कि अब मुस्लिम लीडरशिप की कोई अहमियत कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकती है। और ये जो नए लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी जी की वफादारी में बात करने से कोई फ़ायदा होगा। मैं बड़े अच्छे से इस बात को जानता हूँ कि मुसलमान अपनी कोई फरियाद अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस हाईकमान के सामने रखें तो उसको सुनने का टाइम तो है ही नहीं। मुसलमान अगर कसीदों की किताबें लिख के लेके जाएं, उसको पढ़ने का और उसको उनके लोगों से मिलने का टाइम भी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पास नहीं है। ये बहुत गलत बात हुई है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा कांग्रेस है, जिसको हम राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की कांग्रेस कहते हैं, ये 5 बड़े मुस्लिम लीडरों की पैदावार है, जिसमें पीएम सईद साहब और AK अंतुले साहब, CK जाफ़र शरीफ साहब, अहमद पटेल साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इन लोगों ने फंड लाए, लोग जानते नहीं हैं। माधुराव सिंधिया और ये राजेश पायलट और ये बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। इन लोगों ने तय किया कि अध्यक्ष बनाना है। मीटिंग हुई, उसमें पूछा गया कि फ़ंड कहाँ से आएगा। अहमद पटेल साहब खड़े हुए पीएम सईद के इशारे पे कि मैं फ़ंड लाऊंगा। तो माधुराव सिंधिया ने पूछा, आपको पता है फ़ंड कितना चाहिए?
बोला कितना चाहिए, बोला 200 करोड़ रुपए चाहिए। अहमद पटेल ने कहा मैं 200 करोड़ रुपए लेकर आऊँगा। 6 महीने में ये लोग 200 करोड़ रुपए लेकर आए और कांग्रेस पार्टी को इन 5 लीडरों ने चलाया है। और ये 5 लीडर तो इस कांग्रेस के, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस है, इसके संस्थापक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनमें से आखिरी एक आदमी बचा गुलाम नबी आज़ाद, जिसने सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने बच्चों की तरह तरबियत दी है। गुलाम नबी आज़ाद का जितना प्यार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की ये बड़ी बदनसीबी है कि वो इतने मुशफिक और इतने सरपरस्त लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं, और किसके कहने पे कर रहा है और किस लिए कर रहा है ये किसी को समझ नहीं आता है। और जो चीज़ किसी को समझ नहीं आती है वो सही नहीं होती है। आपसे आखिरी सवाल कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन कोई एक गठबंधन बना के मजबूती से चुनाव लड़ेगा या ऐसे ही बिखरा रहेगा, या जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, क्या ये सरकार कहीं जाने की संभावना है अगले चुनाव में? देखिए, मैं दुआ करूंगा कि राहुल गांधी को थोड़ी समझ अल्लाह ताला ज़्यादा दे। वो भारत जोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, अगर उसको कांग्रेस के दायरे से बाहर निकाल कर और सामाजिक रूप से देश के लोगों के साथ जोड़ दें, तो विपक्षी दलों में अधिकतर लोगों की मंशा है कि महागठबंधन बना लिया जाए। कांग्रेस पार्टी की नीति उसके अंदर अभी रुकावट बनी हुई है, और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि छोटे राजनीतिक दलों को ख़त्म कर दिया जाए, बीजेपी के मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस रहे, और ये कांग्रेस की बहुत गलत सोच है। राहुल गांधी अगर इसमें बड़ी सोच का मुजाहरा करें, भारत जोड़ो यात्रा के तहत सभी राजनीतिक दलों को शामिल करें, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करें, सभी सामाजिक संगठनों को शामिल करें, और कांग्रेस ना करें। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जिसने सोनिया गांधी जी पे किताब लिखी, वो आदमी हूँ पार्टी में 7 साल तक राष्ट्रीय सलाहकार रहा, कांग्रेस पार्टी के लिए दिलो जान से काम किया। मगर हम लोग ये जानते हैं कि ये कुछ लोग जो कांग्रेस के पदाधिकारी का गेम खेल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा निकम्मे, स्वार्थी और कांग्रेस को लेकर डूबने वाले लोग हैं। और कांग्रेस इनकी मिरास नहीं है। कांग्रेस तो जनहित की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। अगर आम आदमी को ये लगने लगे कि ये पार्टी इस पदाधिकारी की है और मेरी नहीं है, तो पदाधिकारियों पर छोड़ रखा है, पार्टी को चला के दिखाओ, और इनसे नहीं चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी अकबर कासमी साहब, साझी विरासत के जो राष्ट्रीय संयोजक। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।